हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं बच्चों आपका मयंक सर। आज से हम फिर से अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी बूस्टर डोज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से बेटा जी ये बूस्टर डोज हमने किसी कारण से बंद कर रखी थी। अब से रेगुलर अपन इस एनसीईआरटी बायो बूस्टर डोज पर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ न कुछ टॉपिक बेटा जी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। जैसा कि हमें पता है नीट एग्जाम की डेट 2023 की डेट आ चुकी है। 7 मई को अपना एग्जाम होने जा रहा है और आज से बेटा जी अगर अपन काउंट करें तो लगभग अपने पास 91 डेज का टाइम बचा हुआ है। लगभग 3 महीने का टाइम हम फ्यूचर डॉक्टर्स के पास बचा हुआ है। तो इस 91 डेज को बेटा जी अपन कैसे मैनेज करें, इन 91 डेज में कैसे हम बायोलॉजी की स्टडी को, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझते हुए रीड करें, हर कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें, अपने भेजे में, अपने सेरेब्रम में कैसे घुसाएं, उन सारी बातों की परिचर्चा अपन इस बायोलॉजी बूस्टर डोज में करने जाएंगे बेटा जी। और रोज में एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी इंपॉर्टेंट हो, जहां से पिछले 5 साल 10 साल में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाएं, उन टॉपिक को अपन रेगुलर डिस्कस करेंगे। उसी सीक्वेंस में मैं आज आप लोगों के लिए बेटा जी कुछ वर्ड्स लेकर आया हूं, कुछ ऐसे टर्म्स लेकर आया हूं जो पढ़ने में, सुनने में एक जैसे लगते हैं और ये वर्ड बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं और इनसे रिलेटेड बेटा जी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 5 ऐसे आज अपन वर्ड्स देखते हैं, उनका प्रॉपर मीनिंग समझते हैं, क्या उन पे क्वेश्चन आया हुआ है वो भी अपन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी, बने रहें आप अपने माइंड सर के साथ। तो ये जो वर्ड बेटा जी है मैंने लिखे आप लोगों के लिए बोर्ड पे, अब देखोगे इनको तो आप देख पा रहे हैं बेटा जी। फर्स्ट मैंने वर्ड लिखा है मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म, मेटामॉर्फोसिस, मेटाक्रोसिस एंड मेटास्टेसिस। बहुत सारे बच्चों ने इन वर्ड्स को सुना होगा, पढ़ा होगा, समझ भी रखा होगा। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इन 5 वर्ड में बेटा जी डिफरेंस देखते हैं, इनका मीनिंग समझते हैं। तो चलिए, पहला बेटा जी जो वर्ड आप देख रहे हो मेटाजेनेसिस, याद आ रहा है कुछ? मेटाजेनेसिस बेटा जी ये जो टर्म है आपको अपनी 11th की एनसीईआरटी, हाँ 11th की एनसीईआरटी का जो आपका 4th चैप्टर है बेटा जी एनिमेलिया किंगडम वाला, एनिमेलिया किंगडम, वहां से इस टर्म को लिया गया है मेटाजेनेसिस। ये अपना जो बेटा जी 11th एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4th। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं बेटा जी तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 50 पे, पेज नंबर 50 पे 11th एनसीईआरटी। क्या है इस वर्ड का मीनिंग, आइए समझते हैं बेटा जी। तो मेटा जेनेसिस का मीन, ये बेटा जी एक फाइलम है अपना सिलेंट्रेटा। जब एनिमेलिया किंगडम आप पढ़ते हो तो उसमें अपन देखते हैं कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको एनिमेलिया किंगडम में इंक्लूड किया है बेटा जी, उनमें आप अलग अलग फाइलम के नाम पढ़ते हो, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे फाइलम वहां दे रखे हैं। तो एक फाइलम है सिलेंट्रेटा। उस सिलेंट्रेटा के अंदर बच्चों एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस होता क्या, देखियो, मेटाजेनेसिस का मीन है बेटा जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। अपन बोलते हैं ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। अब पीढ़ी एकांतरण का मतलब, तो जब सिलेंट्रेटा को पढ़ोगे, पढ़ते हो बच्चों, तो वहां अपने को मिलेगा कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है सिलेंट्रेटा में 2 स्टेजेस बच्चों आपको मिलेगी। एक नाम तो मिलेगा पोलिप, एक टर्म मिलेगा मेडूसा। 2 वर्ड आएंगे बेटा जी, पोलिप एंड मेडूसा। आपको पता ना कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 फॉर्म में मिले, पॉलीमॉर्फिज्म उसके लिए वर्ड आता है बहुरूपता।
तो यहां दो बॉडी के फॉर्म है, पोलिप और मेडुसा। अब बच्चों जो पोलिप होता है, पोलिप ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। सिलिंड्रिकल का मतलब हम कहेंगे बेलनाकार होता है। सिलिंड्रिकल का मीन बेटा जी कैसा? बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है। और जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, छाते जैसा छतरी नुमा स्ट्रक्चर होती है इस मेडुसा की। तो पोलिप बच्चों सिलिंड्रिकल शेप्ड होती है और मेडुसा कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप्ड, है ना। पोलिप, अब ऐसा बताते हैं कि जो पोलिप है वो तो पोलिप जो है, पोलिप स्टेज तो बेटा जी मेडुसा में, और मेडुसा कन्वर्ट होती है पोलिप में। पोलिप कन्वर्ट होगी मेडुसा में और मेडुसा कन्वर्ट होगा पोलिप में। पोलिप का मेडुसा में कन्वर्जन ये तो बेटा जी होता है एसेक्सुअली, अलैंगिक रूप से। पोलिप स्टेज एसेक्सुअली कन्वर्ट हो रही है किसमें? मेडुसा में। और जो मेडुसा है बेटा जी वो सेक्सुअली कन्वर्ट किसमें होगी? पोलिप में। तो पोलिप का मेडुसा में और मेडुसा का पोलिप में ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इसी के लिए बेटा जी क्या टर्म यूज करोगे आप? मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मीनिंग कौन से फाइलम का कैरेक्टर हुआ? सिलेंट्रेटा। बिल्कुल नीट में पूछा हुआ है। नीट तो क्या, ये जो क्वेश्चन आपका री एआईपीएमटी में आया था बेटा जी, री एआईपीएमटी 15 में, उसमें एआईपीएमटी वापस से हुई थी। री एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन था मेटाजेनेसिस से रिलेटेड। तो मेटाजेनेसिस आपसे पूछूं बच्चों कौन से फाइलम का कैरेक्टर, तो हम बोल देंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जिसको आप क्या बोलते हो? निडेरिया। सिलेंट्रेटा को अपन क्या बोलते हैं? निडेरिया। हाँ, निडोब्लास्ट सेलिन में प्रेजेंट होती है। तो पोलिप स्टेज का मेडुसा में और मेडुसा का किस में कन्वर्ट होना? पोलिप में। इसी को आप क्या बोलोगे? मेटाजेनेसिस। अब पोलिप मेडुसा में तो कौन से? एसेक्सुअली। और बच्चों मेडुसा पोलिप में कैसे? सेक्सुअली कन्वर्ट होता है। ठीक है। हाँ, इसका एग्जाम्पल भी आपको ओबेलिया एक लिखा हुआ मिल जाएगा अपनी एनसीईआरटी में। तो मेटाजेनेसिस टर्म बेटा जी बेजे में घुसा। दो स्टेज का, ऑर्गेनिज्म की दो स्टेज या दो फॉर्म का इंटर कन्वर्जन, या यूं कहूं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज का आपस में कन्वर्जन, पोलिप एंड मेडुसा। हाँ, ये दोनों ही डिप्लॉयड होती है, पोलिप मेडुसा बोथ आर डिप्लॉयड स्टेज। क्लियर? तो फाइलम कौन सा? सिलेंट्रेटा। अगला जो टर्म है बेटा जी, अगला जो टर्म आप देख पा रहे हैं, लिखा है मैंने मेटामेरिज्म। इसको अपन समझ लेते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म, ये वर्ड भी बच्चों, हाँ, खंडी भवन आप इसको बोलते हो। ये टर्म भी आपको उसी चैप्टर में, 4th चैप्टर में मिलेगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पर, 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पर, उसी एनिमल किंगडम टैक्सोनॉमी का वर्ड है। मेटामेरिज्म का मीन बच्चों सुनना, मेटामेरिज्म क्या होता है? ये एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है जिसे लिया गया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन से। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या इसको आप बोल सकते हो ट्रू सेगमेंटेशन, वास्तविक खंडी भवन। जब बच्चों अपन एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनको आप अलग अलग फाइलम में जब रखते हो, इंक्लूड करते हो, तो बच्चों कुछ बेस होते हैं, कुछ आधार होते हैं जिनके बेस पर अपन इनको अलग अलग फाइलम में इंक्लूड करते हैं। उनमें से एक बेस होता है सेगमेंटेशन, खंडी भवन। उसमें टर्म आता है बच्चों मेटामेरिक। अब देखिए मेटामेरिक में क्या होता है? मेटामेरिक में ये होता है कि जैसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बात करूं मैं, कोई ऑर्गेनिज्म है बेटा जी, अपन अर्थवर्म की बात कर लेते हैं। केंचुआ नाम सुना है ना आपने? हाँ, फार्मर्स फ्रेंड जिसको बोलते हैं अपन। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेगमेंट बाहर से भी और अंदर से भी, जब आप इस ऑर्गेनिज्म को देखोगे बेटा जी, तो आपको दिखेगा कि ये बाहर से एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी इसकी बॉडी क्या है? सेगमेंटेड है। बाहर से भी सेगमेंट दिख रहे हैं, अंदर से भी सेगमेंट दिख रहे हैं। और जब देखोगे बच्चों तो इनमें किसी न किसी ऑर्गन की क्या दिखेगी? रिपीटिशन दिखेगी। मतलब इन सेगमेंट में कोई ना कोई ऑर्गन क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा, पुनरावर्तित होता रहेगा।
तो सेगमेंटेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर भी सेगमेंट है, जैसे देखो आप बाहर से आपको सेगमेंट दिख रहे हैं बच्चों, खंड जिनको बोलते हैं अपन। अंदर से भी क्या दिख रहे हैं? सेगमेंट दिख रहे हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और किसी न किसी ऑर्गन का इनमें क्या होगा? सीरियल रिपीटिशन होगा, बार बार वो ऑर्गन इनमें क्या होंगे? रिपीट होंगे। उसको अपन बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फेनोमेनन के लिए क्या वर्ड आया? मेटामेरिज्म। तो ये टर्म भी बच्चों कनेक्ट है किससे? क्लासिफिकेशन से, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो मेटामेरिज्म पूछे तो आप समझ जाना कि वो सेगमेंटेशन की बात कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा जी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता किसमें है, इसके एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखें। ये वाला जो सेगमेंटेशन है ये हमें 3 फाइलम में मिलेगा। बोर्ड पे वर्ड लिख रहा हूं रे, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद बेटा जी सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, और जिस फाइलम में हम आते हैं कॉर्डेटा। 3 फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इन तीनों फाइलम में आपको कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक्सटर्नली, इंटरनली, और कोई ना कोई ऑर्गन स्ट्रक्चर रिपीट होते हुए दिखाई देगी। तो एनसीईआरटी में आपको एनेलिडा के बारे में लिखा मिल जाएगा। एनेलिडा का एक फेवरेट एग्जांपल है बेटा जी अर्थवॉर्म, केंचुआ। उसमें आपको बता रखा है कैसा सेगमेंटेशन? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसी को क्या बोल दिया जाएगा? ट्रू सेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि कोई स्टेटमेंट बच्चों आपको दे देता है एग्जाम में और पूछ लेते हैं कि भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट आ गया कि मोलस्का में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है और मोलस्का फाइलम पजेज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे? चेक कर लो, क्या यहां मैंने मोलस्का लिखा है? नहीं सर, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये 3 ही ऐसे फाइलम है जिनमें आपको क्या मिलेगा? ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मोलस्का अनसेगमेंटेड, उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता। क्लियर बच्चों? चलिए अगले टर्म पे आते हैं। तो मेटाजेनेसिस क्लियर हुआ, मेटामेरिज्म क्लियर हुआ। देखो अगला क्या वर्ड है? अगला वर्ड मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बेटा जी हिंदी में आप बोलते हो कायांतरण। कायांतरण, काया में रूपांतरण। काया मतलब बॉडी। तो मेटामॉर्फोसिस में देखना, सुनना, समझना, इसका भी एक क्वेश्चन बताते हैं बेटा जी। मेटामॉर्फोसिस हिंदी में बोलूंगा कायांतरण। जानते हो कायांतरण क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस बच्चों सीधी सी बात करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मीन हुआ कि जो लार्वा स्टेज होती ना, लार्वा, इस लार्वा स्टेज का किसमें कन्वर्जन? एडल्ट स्टेज में। लार्वा का किसमें कन्वर्ट होना? एडल्ट में। लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा बच्चों, उसी स्टेप को, उसी को अपन बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट स्टेज। लार्वा समझते हो? हाँ, एग से, जो फर्टिलाइज एग से निकलता है। सब में नहीं बच्चों, इसके भी कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। एक नीट 2018 का क्वेश्चन भी देखते हैं। तो लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को क्या कहूंगा? मेटामॉर्फोसिस। अरे याद करो, मेंढक का लार्वा सबको पता है अपने को, फ्रॉग का लार्वा टेडपोल। अब उस लार्वा से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनने की प्रोसेस को क्या कहूंगा? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में बच्चों, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की बात हुई। अब मेटामॉर्फोसिस में लार्वा का कन्वर्जन किसमें होना? एडल्ट में। अब देखना इसके कुछ एग्जांपल है कि भाई मेटामॉर्फोसिस हर सब में नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस वही होगा जहां कौन सी स्टेज दिखाई दे? लार्वा में। क्या बच्चों ह्यूमन में, हमारे में मेटामॉर्फोसिस होता है? सुना है कभी आपने ह्यूमन का लार्वा? अरे नहीं सुना होगा, होता ही नहीं तो सुनोगे कहां से? तो हमारे में मेटामॉर्फोसिस वाली प्रोसेस नहीं होती। तो दिमाग में आ रहा है गुरुजी मेटामॉर्फोसिस फिर होता किसमें है? तो देखो, सुनो, समझो। मेटामॉर्फोसिस के लिए बेटा जी अपन देखें, वो क्वेश्चन ही बता दूं मैं। ये नीट 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन बेटा जी। और मैं आपको बता दूं, जो ये 91 डेज का बेटा जी हमारे लिए टाइम बचा हुआ ना, इन 91 डेज में मैं आप लोगों के लिए
ऐसे शॉर्ट वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बायोलॉजी ओरिएंटेड, एनसीईआरटी ओरिएंटेड, एनसीईआरटी की बूस्टर डोज, साथ में मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा बेटा जी। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी सोल्व करेंगे, और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं, मैंने एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चैप्टर वाइज हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे बायोलॉजी बाई मयंक सर वाले चैनल, यूट्यूब चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बचे हुए जो डेज हमारे पास है बेटा जी, हम इनमें जी जान से जितना मेरे से हो सके आप लोगों के साथ मिलकर बेटा जी एफर्ट करेंगे। और खुशी मुझे होगी कि अगर मेरे इस प्रयास से आप लोग अपने बायोलॉजी के मार्क्स में इंप्रूव कर पाएं, उन मार्क्स को बढ़ा पाएं, तो सही मायने में यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो बेटा जी आप जुड़े रहना। मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो अपना आएगा वो बायो बूस्टर डोज में कौन सा मैं टॉपिक लेकर आऊंगा, कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू अपन सोल्व करेंगे, या चैप्टर का कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जहां बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, या जो पैराग्राफ एनसीईआरटी की लाइन बच्चों को प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाती, उन पे अपन इन 91 डेज में प्रॉपरली फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड पर नीट 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। मैं 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए लिखा रहा हूं कि वो कौन से 4 है। इसमें पहला ऑप्शन था बेटा जी अर्थवॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन था अर्थवॉर्म, सेकंड एक क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा था मोथ, थर्ड बेटा जी स्टारफिश, और फोर्थ पे एक नाम आया था ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स। तो क्वेश्चंस अपन इस तरह से सोल्व करेंगे कि ठीक है, जो आंसर है वो अपने को पता है 4 में से कोई एक ऑप्शन अपना आंसर होगा, बाकी 3 जो ऑप्शन है बेटा जी वो क्या समझा रहे हैं अपने, उनको भी अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। मतलब क्वेश्चन एक होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस एक में से अपन कई क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर लें। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, मतलब इन चारों में वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें लार्वा स्टेज नहीं होती। बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। देखो मैं अर्थवॉर्म की बात करता हूं, अर्थवॉर्म एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 110। वैसे तो अर्थवॉर्म नीट के सिलेबस में नहीं है, बट अर्थवॉर्म के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। छोड़ना अपने को एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बेटा जी, 4 क्यों 5 मानो, अगर गलत कर दिया -5 हो गए। तो 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 की बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म जो बेटा जी है, इसमें अर्थवॉर्म में लार्वल स्टेज नहीं होती। अर्थवॉर्म में कोई लार्वा नहीं होता, और जहां लार्वा नहीं होता बच्चों उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहेंगे फ्यूचर डॉक्टर्स? डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर बीच में लार्वा आ जाए तो मैं कहूंगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और डॉक्टर साहब अगर लार्वा नहीं हो तो हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अर्थवॉर्म में लार्वा नहीं है तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आंसर तो इसका ही फर्स्ट ही था। जब लार्वा ही नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। और भी जो ऑप्शन थे अपन उनको भी संभाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा जी मोथ नाम सुना है क्या? अरे बटरफ्लाई जैसे होते हैं ना, तितली जैसे। हाँ, बटरफ्लाई, मोथ, अपना कॉकरोच, ये सारे किसमें इंक्लूड है? गुरुजी ये सब तो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट बोले तो आर्थ्रोपोडा है। और मोथ में बेटा जी लार्वा भी होता है। और अगर आप नाम याद रख सकते हो तो बटरफ्लाई और मोथ के लार्वा को बच्चों क्या बोलते हैं? कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा। तो लार्वा है तो क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा। लार्वा है तो मेटामॉर्फोसिस होगा। तो ये तो आंसर नहीं है, इसमें तो लार्वल स्टेज होती है। अगला एक ऑप्शन था बेटा जी स्टारफिश, सुना गया नाम? हाँ स्टारफिश। स्टारफिश जो कौन से फाइलम में? इकाइनोडर्मेटा। अरे वही जिसमें कितनी आर्म्स होती है? 5।
5 भुजाओं वाली स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा। नाम में स्टारफिश है, बट ये ट्रू फिश नहीं होती, क्योंकि फिश तो हम कहां पढ़ते हैं? पाइसीज में। ठीक है, तो स्टारफिश बेटा जी कौन है? इकाइनोडर्मेटा। और स्टारफिश में एक लार्वल होता है, इसके लार्वा का नाम याद रखो, तो नाम है बेटा जी बाइपिन्नेरिया। लार्वा का नाम है बाइपिन्नेरिया। बाइपिन्नेरिया लार्वा। ये स्टारफिश की लार्वल स्टेज है, एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा, बट क्वेश्चंस था तो हमें इन ऑप्शंस के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। तो स्टारफिश की लार्वल को क्या बोलेंगे? बाइपिन्नेरिया लार्वा। लार्वा है तो मेटामॉर्फोसिस होगा, लार्वा से एडल्ट कन्वर्ट होगा तो मेटामॉर्फोसिस है। फोर्थ देखो ऑप्शन क्या दे रखा बच्चों? ट्यूनिकेट्स। क्या है फोर्थ पे? देखो जरा, अरे ट्यूनिकेट्स सर, ट्यूनिकेट्स क्या होता है? एनिमल या किंगडम पढ़ा? प्रोटोजोआ तो नहीं है। पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटी, एस्के, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा खत्म, फिर कोडेटा स्टार्ट। जब कोडेटा स्टार्ट होता है तो शुरुआत में आपको क्या मिलेंगे? प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट्स में बेटा जी एक आएगा यूरोकोडेटा, एक आएगा सिफेलोकोडेटा। कुछ याद आ रहा है? हाँ, यूरोकोडेट्स। यूरोकोडेट्स में ही, यूरोकोडेट्स को बेटा जी क्या बोला गया है? ट्यूनिकेट्स। और इन यूरोकोडेट्स में यूरोकोडेटा, यूरोकोडेट्स। अरे यूरो का मतलब पूंछ और कोडेटा का मतलब नोटोकोड जिनमें हो, इनकी नोटोकोड कहां मिलेगी आपको? टेल में। तो इसलिए यूरोकोडेट्स नाम दे दिया। यूरोकोडेट में ट्यूनिकेट्स आते हैं बच्चों। इनमें एक लार्वा होता है, याद रख पाओगे नाम? ट्यूनिकेट्स, यूरोकोडेटा का एक लार्वा, एसिडियन, एसिडियन टेडपोल लार्वा। सर टेडपोल तो फ्रॉग का लार्वा होता है। हाँ बेटा जी, टेडपोल तो फ्रॉग का होता है। मैंने लिखा है एसिडियन टेडपोल। एसिडियन टेडपोल किसके लार्वल स्टेज होगी? ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स कौन है सर? ये कोडेट्स हैं। और आप एग्जाम्पल याद रखना चाहो इनके, आपकी इच्छा हो, एनसीईआरटी में है तो याद तो रखने ही पड़ेंगे ना अपने को। तो यूरोकोडेट के एग्जाम्पल के लिए बच्चों एक वर्ड लिखता हूं बोर्ड पे मैं, साधु। बीच में साधु महात्मा जी कहां से आ गए सर? अरे भैया, साधु मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इन यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल याद कर सको, बिल्कुल एनसीईआरटी वाले। एस का मतलब साल्पा, ए फॉर एसिडिया। देखना एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी मिलेगा आपको एसिडिया का। डी फॉर डोलियोलम, डी फॉर डोलियोलम। एच फॉर हर्डमानिया। ये हर्डमानिया का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। ये सारे यू फोर कौन है? ये तो सर यू फोर ये कलर ले लो। ये सारे यू फोर कौन है? ये सारे यू फोर यूरोकोडेट्स हैं। क्या है? यूरोकोडेट। ट्यूनिकेट्स है, कोडेट है, प्रोटोकोडेट्स है। तो बताना मैं चाह रहा हूं कि ट्यूनिकेटा में भी लार्वा होता है। जहां लार्वा है वहां मेटामॉर्फोसिस है। तो फिर से आ जाओ अपने उस क्वेश्चन पे। ये लो, तो किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता? अर्थवॉर्म में नहीं होता। मोथ में लार्वा है, स्टारफिश में लार्वा है, ट्यूनिकेट्स में भी लार्वा है। जहां लार्वा है वहां मेटामॉर्फोसिस है। तो मेटाजेनेसिस का मीन पोलिप और मेडुसा का इंटरकन्वर्जन। किसमें? सिलेंड्रेटा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनली क्या होंगे? सेगमेंट होंगे। और किसी ऑर्गन स्ट्रक्चर की सीरियली रिपीटिशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। वो किसमें मिलेगा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और अपना फाइलम कोरडेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोरडेटा। मेटामॉर्फोसिस का मीन बच्चों हमने बता दिया, लार्वा का किसमें कन्वर्ट होना? एडल्ट में। क्लियर? चलो एक और टर्म जो था, इसके आगे वाले एक टर्म को अपन देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। एक लिखा था हमने मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस।
जब लार्वा की बात चली पड़ी है, मेटामॉर्फोसिस की बात ही जब हम कर रहे हैं, तो अपने सिलेबस में बच्चों एक इंसेक्ट दे रखा ना, कॉकरोच। हाँ, 7th चैप्टर, पेज नंबर 111, वहां से स्टार्ट होता है। अरे कॉकरोच हर साल एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है भैया, एक क्वेश्चन हर बार, गलत तो होना नहीं चाहिए ना अपना। तो कॉकरोच में भी बच्चों मेटामॉर्फोसिस होता है। कौन सा, कैसे, तो दिमाग के घोड़े दौड़ाना, करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस। तो मेटाक्रोसिस का मीन हुआ बच्चों, क्रोसिस यहां कलर के लिए टर्म आया, कलर, क्रोम आता ना, क्रोमेटोग्राफी, क्रोम का मीन कलर होता है, और मेटाक्रोसिस का मीन होगा कलर चेंजिंग प्रोसेस, कलर चेंजिंग प्रोसेस। अरे रंग बदलने की क्रिया, रंग बदलते हैं ना कुछ ऑर्गेनिज्म, हम भी रंग बदलते हैं क्या? इंसान बाहर से रंग नहीं बदलता बच्चों, इंसान अंदर से रंग बदलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बेचारे बाहर से ही कलर चेंज करते हैं, अंदर से वैसे के वैसे रहते हैं। आपने सुना है गिरगिट, कैमेलियन, कैलोटीज, ये सारे मेंबर है रेप्टाइल्स के, रेप्टिलिया कोडेटी होता है, रेप्टाइल्स के मेंबर है, जो अपनी स्किन के कलर को बैकग्राउंड के जैसा, एटमॉस्फेयर के जैसा, एनवायरमेंट के जैसा बच्चों क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे बैकग्राउंड में वो है उसी के अकॉर्डिंग अपने कलर को बदल लेते हैं। ये जो कलर बदलने वाली प्रोसेस है प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाक्रोसिस। उसी को क्या कहोगे, मेटाक्रोसिस। और मेटाक्रोसिस जो है, ये जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखूं मैं, कैमेलियन, ऐसे तो कई है एग्जाम्पल, कैमेलियन, कैलोटीज, ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने लिख दिए। ये दोनों ही कौन सी क्लास के मेंबर है, अरे रेप्टिलिया, सरीसर्प जिसको बोलते हो, वही रेप्टिलिया जिसमें क्रोकोडाइल भी आते हैं, मगरमच्छ, वही रेप्टाइल जिसमें लिजार्ड भी आती है, छिपकलियां, ये लिजार्ड ही तो है, लिजार्ड है सर। हाँ, अरे भैया कैलोटीज का नाम गार्डन लिजार्ड, बगीचे की छिपकली, और कैमेलियन का नाम ट्री लिजार्ड। और अपने घरों में जो छिपकली मिलती है वो कौन सी है, छिपकली की बात हो रही है, हेमीडेक्टाइलस, वो लिजार्ड हेमीडेक्टाइलस। स्नेक, सांप भी किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में। और बच्चों वो इवोल्यूशन वाले डायनासोर भी किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज वाली प्रोसेस को क्या कहोगे, मेटाक्रोसिस। थोड़ा सा मैं बता भी दूं बच्चों कि कलर चेंज होता कैसे, कैसे कलर चेंज करोगे। हम अपनी स्किन का कलर चेंज नहीं कर सकते। अपनी स्किन का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है, आपको पता है हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है, समझते हो पिगमेंट। अरे जो कलर दे पिगमेंट, जैसे आपके ब्लड को कलर देने वाला कौन, गुरुजी, हीमोग्लोबिन होता है। यस सर, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल बेटा जी, जो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है, सोचो, हाँ कर देना कमेंट। तो O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करने वाला, ब्लड को कलर देने वाला हीमोग्लोबिन है। वैसे आपकी स्किन को कलर देने वाला कौन सा पिगमेंट है, आंसर आ जाना चाहिए मेरे लिखने से पहले, बिल्कुल आ गया है बेटा जी, पिगमेंट का नाम है मेलेनिन। कौन सा पिगमेंट, मेलेनिन, जो आपकी स्किन को कलर देगा। एक और सीक्रेट की बात बताऊं बेटा जी, कलर तो देता है, पिगमेंट कलर देता है, नो डाउट कलर देता है, लेकिन कलर देने के अलावा इसका मेन फंक्शन, सर कलर देने के अलावा क्या करता है, अरे करता है बहुत जरूरी काम। यह आपको सनलाइट में, सूरज भगवान की लाइट में जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज बेटा जी, उनसे प्रोटेक्ट करता है। पराबैंगनी विकिरणों से बचाने वाला कौन है, भगवान जी ने हमें दे रखा है कौन सा, मेलेनिन पिगमेंट। वो यूवी रेज से हमें, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ये है इसका मेन फंक्शन। ठीक है, तो आपकी स्किन में मेलानिन है, ये मेलानिन कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इसकी वजह से कलर हो गया। लेकिन बच्चों ये जो कुछ मैंने रेप्टाइल्स के नाम लिखे हैं, और भी कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी स्किन को, स्किन के कलर को बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। उनमें ऐसा क्या होता है, उनमें होता है बेटा जी अलग अलग कलर के पिगमेंट, जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। आप याद रख सकते हो, क्रोमेटोफोर
पिगमेंट्स। जैसे हमारी स्किन में तो केवल कौन आया? मेलेनिन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी स्किन के कलर को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करते रहेंगे, उनमें कौन है? क्रोमेटोफोर। ये अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। अलग अलग कलर के पिगमेंट है तो अलग अलग बैकग्राउंड में वो अपने कलर को क्या करते रहेंगे? चेंज करते रहेंगे। ठीक है बात? तो क्रोमेटोफोर होते हैं और हमारी स्किन में कौन मिल रहा है? मेलेनिन। तो मेटाजेनेसिस क्लियर, मेटामेरिज्म क्लियर, मेटामॉर्फोसिस क्लियर, मेटाक्रोसिस भी क्लियर कर लो। कलर चेंजिंग प्रोसेस, क्रोमा, क्रोम से कलर को याद रख लेना। लास्ट एक वर्ड लिखा था बच्चों, जो लास्ट एक टर्म भी लिखा था हमने, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ये वर्ड जो है, सोचो सोचो सोचो, कहां मिला? कहीं सुना है ये टर्म? आया कुछ दिमाग में? हाँ, ये बेटा जी आपके 12th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी का पेज नंबर 157 पे दिखेगा। 157 पर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, हेल्थ और डिजीज वाला चैप्टर। उसमें एक डिजीज दे रखी है बेटा जी, कैंसर। कैंसर में आपको एक टर्म मिलेगा, मेटास्टेसिस। बिल्कुल सही आया आपके दिमाग में, आएगा ही। कैंसर डिजीज है और हमें तो लोगों को डिजीज से बचाना है। बन रहे हो ना धरती के भगवान, अरे फ्यूचर डॉक्टर्स। बिल्कुल, कैंसर एट चैप्टर आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, उसमें एक टर्म दे रखा है मेटास्टेसिस। समझ गए होंगे क्या है मेटास्टेसिस में? बेटा जी आपने दो टाइप के ट्यूमर कैंसर में पढ़ने हैं, बेनाइन और एक ट्यूमर आता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अरे खतरनाक वाला ट्यूमर जिसको बोलते हैं दुर्दम अबूर्द, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर में एक बड़ा डिफरेंस यही है, जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो सुदम अबूर्द होता है, वो फिक्स होता है, लोकलाइज्ड होता है। क्या मतलब सर? अरे बेटा जी जहां भी वो ट्यूमर बना, ट्यूमर ग्रुप ऑफ सेल्स, जहां भी वो बना वहां फिक्स रहेगा। जहां बन गया वहां फिक्स है, वो बॉडी में घूमेगा फिरेगा नहीं, अपनी जगह को फिक्स रखेगा। लेकिन मैलिग्नेंट क्या होता है, बस ये समझ जाओ आप। मैलिग्नेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो बेटा जी, मान लो ये कोई ट्यूमर की सेल्स है। किसकी सेल? ट्यूमर की सेल्स खूब सारी है ना। कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, कोशिका विभाजन आपे से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होती ही जा रही है, इतनी डिवाइड हो गई कि वहां ग्रुप ऑफ सेल बन गया, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। वही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? ट्यूमर। तो ट्यूमर बना। अगर ये ट्यूमर सेल्स एक जगह फिक्स है तो मैं कहूंगा बेनाइन। लेकिन होता क्या बच्चों, ट्यूमर सेल वाया ब्लड, बाई ब्लड, किसके थ्रू? आपकी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, वो ट्यूमर सेल्स को अपने साथ ले लेगा। चलो मैं तुम्हें बॉडी में घुमाता हूं। अब वो ट्यूमर सेल्स को बेटा जी मान लो इन सेल्स को कहीं और ले गया, तो डिस्टेंस प्लेस, डिस्टेंट लोकेशन, और कहीं ले गया। डिस्टेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले गया, कहीं और। यहां था, यहां से यहां, और कहीं पूरी बॉडी में ब्लड ने उसको घुमा दिया। और जहां भी ट्यूमर सेल्स जाएगी वहां जाकर वो नया ट्यूमर बना देगी। मान लो कुछ दूसरी जगह आई, फिर उसने वहां ट्यूमर बना दिया, फॉर्म न्यू ट्यूमर, नया ट्यूमर बन गया, फॉर्म न्यू ट्यूमर। तो ट्यूमर सेल्स एक जगह थी, ब्लड ने उनको बॉडी में कहीं दूसरी जगह लेके चला गया। ब्लड वहां गया तो उन्होंने वहां जाके भी क्या बना दिया? ट्यूमर। फिर ब्लड उनको कहीं तीसरी जगह ले गया, जहां भी वो सेल्स गई वहां जाकर उन्होंने डिवीजन किया, और डिवीजन करके मास ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिया, वो ट्यूमर है। तो ये ट्यूमर एक जगह नहीं रहा बच्चों, ये ट्यूमर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया है। इसी प्रॉपर्टी को, ये जो आप पढ़ रहे हो, इसी प्रॉपर्टी को, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ट्यूमर के फैलने की प्रॉपर्टी, इसी को बोला गया मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। और ये कौन से ट्यूमर की प्रॉपर्टी हुई? मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसीलिए एनसीईआरटी में इसके लिए एक लाइन आपको लिखी मिलेगी कि ये जो है मेटास्टेसिस,
ये फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। फियर, डरावना गुण। मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे डरावना, सबसे भयानक जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है बेटा जी, वो यही है मेटास्टेसिस। कैसे सर? अरे भैया, एक जगह ट्यूमर की सेल्स थी तो एक जगह फिक्स थी वो, उसका ट्रीटमेंट भी सर्जरी के थ्रू इजीली हो सकता था। अब वो ट्यूमर सेल्स बेटा जी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गई, जहां गई उसने वहां जाके अपना नया ट्यूमर बना दिया, तो ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल गया, कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया, लास्ट स्टेज। इसलिए बोलते हैं जो मेटास्टेसिस है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे डरावना, फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, और आपका आंसर जाएगा मेटास्टेसिस। क्लियर? तो आज हमने 5 मिलते जुलते एक जैसे टर्म बेटा जी लिखे, सीखे, समझे। मेटाजेनेसिस, स्लेंड्रेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोरडेटा, मेटाक्रोसिस, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी, मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन, अर्थोम में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, एंड मेटास्टेसिस, फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर आते ही माइंड में कौन आया? कैंसर। क्या आप बच्चों जानते हो हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता? पता आपको? चलो लगाओ दिमाग, सोचो, और मैं मिलूंगा आपको अगले एक और इंटरेस्टिंग बायोलॉजी की बूस्टर डोज में, जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। और मैंने आपको बता ही दिया बेटा जी, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं नीट के एग्जाम तक, उसमें मैं आपको बूस्टर डोज में हर दिन को एक छोटा सा एनसीईआरटी का टॉपिक लेंगे, उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर। इस सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करवाऊंगा। इस सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो मैंने खुद ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जी कि उससे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड क्लियर होगा। और इस सीरीज के थ्रू क्वेश्चंस और प्लस बायोलॉजी को हम कैसे पढ़ें, बचे हुए डेज में बायोलॉजी का प्रॉपर रिवीजन कैसे करें। बेटा जी आप जहां भी जिस कोचिंग में भी हो, गुरुओं ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लगभग सिलेबस आपका कंप्लीशन पे है, बस अब हमें उसको प्रॉपरली मैनेज करते हुए, सिस्टमाइज तरीके से मैनेज करते हुए रिवाइज करना है। सारा खेल ही रिवीजन का है। तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी होगी अगले लेक्चर्स में अपन वो भी लेकर आएंगे। बस आप जुड़े रहे मयंक सर के साथ। ठीक है बेटा जी, मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।